हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। 10वीं क्लास का इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है और आज हम लोग उसी चैप्टर के अंतर्गत इटली के एकीकरण का अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते इस समय जो स्थिति है उसमें आपसे आग्रह है कि आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें, बेवजह बाहर न निकलें। अब हम लोग आते हैं इटली के एकीकरण की। तो जैसे कि इतिहास में रोम एक बहुत बड़ा सभ्यता का केंद्र रहा है और एक गौरवशाली इतिहास रहा है रोम का, लेकिन 19वीं सदी के शुरू में अगर हम इटली को देखें तो इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति भर था। इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसमें अलगाव की भावना थी, उसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था और केवल भौगोलिक परिस्थितियां ही इटली के एकीकरण के लिए जिम्मेवार नहीं थी, कुछ अन्य कारण भी थे। जैसे इटली में विदेशी शक्तियों का प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, फ्रांस का प्रभाव था और इटली का एकीकरण का वे लोग निश्चित रूप से विरोध कर रहे थे। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं थी, जैसे जो मध्य इटली था उस पर पोप का अधिकार था। पोप भी इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन उसके एकीकरण का जो ध्येय था वह धार्मिक राज्य के रूप में इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो इस प्रकार जो इटली के एकीकरण में अनेक समस्याएं आ रही थी और इनके अलावा अन्य आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी थी। लेकिन ज्यों ही 19वीं सदी की शुरुआत होती है, इटली के एकीकरण के लिए परिस्थितियां जो है वो अनुकूल होने लगती है। जैसे कुछ परिस्थितियां जो उसके पड़ोसी राष्ट्र फ्रांस में घटित होती है, जो नेपोलियन का वहां पे उदय होता है और जो नेपोलियन की विजय यात्रा है उसने अप्रत्यक्ष रूप से इटली को प्रभावित किया। जैसे नेपोलियन ने इटली को जीता और उसको 3 गणराज्यों लिगुलियन, सिसपाइन और ट्रांसपेडेन में बांट दिया। वहां की यातायात की स्थिति को भी सुधारा नेपोलियन ने और इटली को एक राज्य के रूप में, एक शासन तंत्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। लेकिन जब नेपोलियन का पतन होता है और 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मेटरनिक के नेतृत्व में जो सम्मेलन होता है विजयी शक्तियों का, वहां भी कुछ कार्य इटली के प्रतिकूल होते हैं तो एक कार्य इटली के अनुकूल होता है। उससे सम्मेलन में इटली को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सिसिली और नेपल्स का जो राज्य है वहां पे बुर्बो राजवंश की स्थापना हो जाती है। मध्य इटली जो है वह पोप के अधिकार में चला जाता है और जो लोम्बार्डी का और जो वेनेशिया का क्षेत्र है वह ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। तो लेकिन इसके साथ एक उचित कार्य यह होता है जो इटली के एकीकरण में एक कदम और आगे बढ़ता है कि सार्डिनिया और पीडमॉन्ट जो राज्य थे उनका एकीकरण कर दिया जाता है। तो वियना सम्मेलन में जो कुछ कार्य इटली के एकीकरण के खिलाफ गए, तो जो सार्डिनिया और पीडमॉन्ट का एकीकरण हुआ वह इटली के एकीकरण के काम आया। 1820 के बाद जो परिस्थितियां होती है वह इटली में वहां पे राजनीतिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन शुरू होने लगता है और वहां पे एक संगठन बनता है कार्बोनारी। यह एक क्रांतिकारी संगठन है और कार्बोनारी संगठन का मुख्य कार्य जो है वह इटली में राजतंत्र को नष्ट कर और गणतंत्र की स्थापना करना है। और ये लोग छापामार युद्ध का अवलंबन करते हैं। छापामार युद्ध जैसे कि आप जानते हैं कि छिपकर अपने मजबूत शत्रु पे वार करना और फिर भाग जाना, छिप जाना। प्रसिद्ध क्रांतिकारी
मेजनी का भी संबंध इसी संगठन से था। और 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसका भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। कार्बोनरी जो है और मेजनी जो है वहाँ पे मध्य और उत्तरी इटली का एकीकरण करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिक, वह इस आंदोलन को दबा देता है और मेजनी को फिर से वहाँ इटली को छोड़ना पड़ता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा मेजनी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था और मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। लेकिन मेजनी में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता नहीं थी। यह आदर्शवादी ज्यादा था और इसमें व्यवहारिक गुण उतने नहीं थे। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। यंग इटली संस्था जो थी वो इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहती थी और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना चाहती थी। मेजनी सिर्फ इटली में ही नहीं, पूरे यूरोप में गणतांत्रिक विचारों को फैलाना चाहता था और इसलिए उसने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना की। यहाँ पे मेजनी के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां बनती है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ता है और उसके ऑस्ट्रिया छोड़ने के बाद पुनः मेजनी जो है वो इटली में आता है और इटली के एकीकरण के लिए कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे दो लोग, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट और जो पोप है वो अपने अपने तरह से इटली का एकीकरण करना चाहते हैं। चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो अपने राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता है और पोप जो है वह धार्मिक राज्य के रूप में इटली का एकीकरण करना चाहता है और इन तीनों के मतभेद के कारण इटली के एकीकरण का कार्य जो है रुक सा जाता है। उसी समय ऑस्ट्रिया और चार्ल्स एल्बर्ट के बीच युद्ध हो जाता है और उसमें चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो जाती है। बाद में फिर ऑस्ट्रिया द्वारा इटली में जो गणतांत्रिक विचार हैं, जो उसके एकीकरण के लिए प्रयास हो रहा है, नागरिक आंदोलन, उसको दबा दिया जाता है और एक बार फिर से मेजनी को इटली छोड़ के जाना पड़ता है। तो यह जो 1848 तक की जो घटनाएं हैं वहां पे जो भी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास हो रहा है वो असफल हो रहा है। लेकिन इन आंदोलनों ने, इन प्रयासों ने इटली के लोगों में एकीकरण की भूख जगा दी थी। जो जिस चिंगारी की जरूरत थी वह चिंगारी लोगों के दिल में आ चुकी थी और इटली के एकीकरण का कार्य जो है यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक बनाया जाता है विक्टर एमेनुअल को और विक्टर एमेनुअल जो है वह इटली का एकीकरण करना चाहता है और इस कार्य के लिए वह काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो अब एक नए युग की शुरुआत होती है काउंट काबूर से और काउंट काबूर जो है वह एक बहुत कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वह उस समय की इटली के और यूरोप की राजनीतिक स्थितियों को समझता था। वह समझता था कि बिना ऑस्ट्रिया को हराए इटली का एकीकरण संभव नहीं है और इसके लिए उसे फ्रांस की मदद लेनी पड़ेगी। तो 1853-54 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, उसमें फ्रांस के बिना बुलाए काबूल फ्रांस की ओर से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में चला गया। क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय होती है और उसके युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में जो समझौता होता है उसमें पीडमाउंट को यानी काबूल को भी बुलाया जाता है और इससे काबूल की लोकप्रियता, इसका प्रभाव बढ़ता है। उस सम्मेलन में काबूल इटली के दयनीय स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेवार बतलाता है और
जो इटली की समस्या है उसको पूरे यूरोप की समस्या बना देता है, लोगों का ध्यान इटली की तरफ जाता है। ऑस्ट्रिया को रोकने के लिए टागोर यहीं पे नहीं रुकता है, वो फ्रांस से एक संधि करता है 1858 ईस्वी में, और इस संधि के अंतर्गत वह आश्वासन लेता है फ्रांस से कि अगर भविष्य में पिनमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा तो फ्रांस पिनमाउंट की सहायता करेगा, और इसके बदले में वो फ्रांस को 2 प्रदेश नीस और सेवाय नामक 2 प्रदेश देने का वादा करता है। और इस संधि के अंतर्गत फ्रांस भी एक शर्त रखता है, कहता है कि जिन राज्यों का एकीकरण होना है, पिनमाउंट जिन राज्यों को मिलाना चाहेगा अपने में, पहले वहां पे जनमत सर्वेक्षण होगा, वहां पे लोगों की राय ली जाएगी, अगर वहां के लोग इसमें सक्षम होंगे, अगर राय देंगे, तभी उन राज्यों का पिनमाउंट में एकीकरण होगा। चूंकि काबूल वहां की स्थिति को जानता है, जो मध्य इटली और उत्तरी इटली है, वहां के लोगों की स्थिति को जानता है, इसलिए वह इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। 1859 में पिनमाउंट और ऑस्ट्रिया में सीमा विवाद को लेके लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि इस समय पिनमाउंट को पहले से ही संधि हो जाती है फ्रांस से कि अगर पिनमाउंट और ऑस्ट्रिया में झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो फ्रांस पिनमाउंट की सहायता करेगा। तो इस समय पिनमाउंट काबूल का जो मन है वह थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग है, और लड़ाई शुरू हो जाती है ऑस्ट्रिया और पिनमाउंट। फ्रांस पिनमाउंट का साथ देता है, लेकिन लड़ाई आगे बढ़ती है और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाता है लोम्बार्डी, उस पर पिनमाउंट का अधिकार हो जाता है। वेनेसिया भी जो है ऑस्ट्रिया के अधिकार से निकल जाता है, लेकिन तभी प्रसा जो है एक अन्य शक्तिशाली राष्ट्र जो है वह ऑस्ट्रिया की तरफ से योजना बनाता है युद्ध में शामिल होने के लिए। फलस्वरूप फ्रांस जो है अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लेता है। इसके अलावा फ्रांस के युद्ध से अलग होने का जो कारण है वह यह है कि युद्ध खर्चीला था, और जो इटली का एकीकरण हो रहा था, फ्रांस जो है यह नहीं चाहता था कि इटली उसके सामने संगठित रूप में रहे, और फ्रांस इस युद्ध से अपने आप को अलग कर लेता है। फिर यूरिक में के शांति सम्मेलन होता है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पिनमाउंट के बीच, और उसमें जो है लोम्बार्डी पे जो है वह पिनमाउंट के अधिकार में दे दिया जाता है, लेकिन वेनेसिया जो है फिर ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, और नीस और सेवाय नामक 2 प्रदेश जो हैं वह फ्रांस को दे दिए जाते हैं। अब जो है यहाँ इसके बाद इटली के एकीकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जाता है, और जो मध्य और उत्तरी इटली के राज्य हैं वहाँ के लोग जो है ऑस्ट्रिया से अलग होना चाहते हैं और इटली में पिनमाउंट में मिलना चाहते हैं। वहाँ पे जनमत सर्वेक्षण होता है, और प्रसा और ऑस्ट्रिया यह जान रहे हैं कि चूंकि इस समय फ्रांस जो है पिनमाउंट के साथ है, तो वे लोग वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और वहाँ पे जनमत सर्वेक्षण होता है, और वे राज्य जो हैं उत्तरी और मध्य इटली के वो पिनमाउंट में मिल जाते हैं। यानी इटली के एकीकरण के तरफ एक कदम और आगे बढ़ा जाता है, और इस समय अगर वेनेसिया को छोड़ दिया जाए, रोम को छोड़ दिया जाए और दक्षिण इटली को छोड़ दिया जाए, तो लगभग इटली का जो है अन्य प्रांत जो है वह पिनमाउंट के क्षेत्र के अंतर्गत आ चुके हैं, उनका एकीकरण हो चुका है, और वह विक्टर इमैनुअल को अपना शासक मान चुके होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है दक्षिणी इटली का एकीकरण होता है। तो दक्षिण इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान है। गैरिबाल्डी एक नाविक था, और उसने एक लाल कुर्ती दल का गठन किया था। क्योंकि जो दक्षिण इटली के सिसिली और नेपल्स जो थे, जहाँ पे बुर्गो राजवंश का शासन था, और वहाँ के लोग जो थे सिसिली और नेपल्स की जो जनता थी वो बुर्गो राजवंश के अत्याचार से तंग हो चुकी थी,
वो किसी भी कीमत पे वह ब्रूगो राजवंश के अंतर्गत नहीं रहना चाहती थी। उसने गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया और गैरिबाल्डी ने नाविकों और अपने स्वयं सेवकों की सेना तैयार की और उसने ब्रूगो राजवंश पर सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण कर दिया। क्योंकि वहां की जनता गैरिबाल्डी से प्रभावित थी और वह गैरिबाल्डी के साथ आ गई और सिसिली और नेपल्स पे गैरिबाल्डी का शासन हो गया। गैरिबाल्डी के बारे में एक बात जाननी जरूरी है कि गैरिबाल्डी शुरू में मेजनी के विचारों से प्रभावित था, यानी वह गणतंत्र समझता था, लेकिन बाद में वह काबूल के प्रभाव में आ गया और वह काबूल की तरह राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र में जैसी व्यवस्था इंग्लैंड में है उसके विचारों से प्रभावित हो गया। तो गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को जीता और वहां पे वह विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। वह 1862 में उसने रोम पे भी आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूल ने उसकी इस योजना का विरोध किया और अपनी सेना भेज दी। इसी बीच दोनों के बीच काबूल और गैरिबाल्डी के बीच मुलाकात होती है और गैरिबाल्डी रोम विजय की योजना को छोड़ देता है और सिसिली और नेपल्स को पिनबाउन को बिना शर्त देके और एक साधारण किसान की तरह अपनी जीवनी व्यतीत करने के लिए चल देता है। तो जो ये इतना बड़ा त्याग है गैरिबाल्डी का, उसको भारतीय इतिहास में लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी को लिखा है। उसकी जीवनी को से प्रभावित भी हुए कि इतना बड़ा कार्य करके, और वो उसने बिना किसी लोभ लालच के उन दोनों राज्यों को विक्टर इमैनुअल को दे दिया और एक किसान की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन इसी बीच 1862 में काबूल की मृत्यु हो जाती है और जो इटली के एकीकरण का सपना है वह उसको पूरा होते हुए नहीं देख पाता और इटली के एकीकरण के आगे का कार्य है वह पिनबाउन सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल की देखरेख में होता है। अब इसी बीच एक और घटना घटती है। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है और यहाँ पे फ्रांस चूंकि इस युद्ध में शामिल है और विक्टर इमैनुअल इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और वह रोम पे चढ़ाई कर देते हैं। फ्रांस इस युद्ध में शामिल है, वह खुद प्रसा से लड़ रहा है, इसलिए वह रोम की सहायता नहीं कर पाता है और रोम में जो पोप है अपने आप को किले में बंद कर लेता है और पूरे रोम पे जो है वह विक्टर इमैनुअल के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है और विक्टर इमैनुअल जो है जो इटली है उसकी राजधानी जो है वह रोम को बनाता है। इसी बीच वेनेशिया भी जो है पिनबाउन के अधिकार में आ जाता है। इसकी भी एक कहानी है। वहां पर प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ाई हो रही है और फिर यहाँ पे जो है विक्टर इमैनुअल जो है वह इस युद्ध में प्रसा की ओर से लड़ने चले जाते हैं और इसका परिणाम भी उनको मिलता है और वेनेशिया जिसको ऑस्ट्रिया का अधिकार है वह विक्टर इमैनुअल को मिल जाता है। तो 1872 ईस्वी तक पूरे इटली का एकीकरण हो जाता है। सिर्फ अगर देखा जाए तो पोप का जो किला था वह अभी पोप के अधिकार में था, नहीं तो पूरा रोम पूरा इटली का एकीकरण हो जाता है और इसका जो श्रेय वह बहुत से लोगों को जाता है, जिसमें मेजनी है, काउंट काबूल है, विक्टर इमैनुअल है और गैरिबाल्डी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी भूमिका है वह वहाँ के लोगों की। तो आशा है कि आपको इटली का एकीकरण अध्याय जो है वो समझ में आ गया होगा। जहाँ आपको कमी होगी आप निश्चित रूप से बताइएगा और आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।